हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था जो है कि सेल के बारे में, सेल की बेसिक नॉलेज ले ली थी। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा, दोनों में क्या कॉमन होता है ये पढ़ा। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश करी कि जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता था, जिसके बारे में हम अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है। ठीक, उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का बना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आरएनए की और दूसरा बात करते हैं डीएनए की। यानी कि दो तरीके के राइबोज अम्ल पाए जाते हैं। पहला आपका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, एंड दूसरा होता है डीएनए। डीएनए यूज्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो डीएनए होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में। ओके, एंड जो आरएनए होता है ये भी एज अ जेनेटिक मटेरियल कई लिविंग बींग्स में काम करता है, लाइक वायरस। बट जो डीएनए होता है वो स्पेसिफिकली जो है कि आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो डीएनए को हम कह सकते हैं कि परमानेंटली ये कहीं भी मौजूद होगा तो वो हमेशा ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करने का काम करता है। डीएनए में आपके जीन पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली वही ये काम करते हैं। बट जो आरएनए होता है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, लाइक वायरसेस। ठीक, और आरएनए का अपना एक काम होता है जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण, प्रोटीन को बनाने में। तो ये दो जो है कि न्यूक्लिक एसिड पाए जा रहे थे, जिसमें आपका पहला था आरएनए और दूसरा था डीएनए, जिसके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। ठीक, अब अदर जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं, अदर जो रासायनिक पदार्थ कहाँ पाए जा रहे हैं आपके प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर जितने भी रासायनिक पदार्थ दिए गए थे उसके साथ ही आपका पिगमेंट पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, वर्णक यानी कि पिगमेंट पाए जाते हैं, लेटेक्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, वृद्धि नियंत्रक यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स यानी कि विकर, एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, और भी कई पदार्थ पाए जाते हैं जो जीवद्रव्य में मौजूद होते हैं और इनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, पेक्युलर यानी कि विशेष कार्य होता है। ओके, नीचे हम देखते हैं कि जो कोशाएं होती हैं उनका जो पीएच होता है, जिस पीएच पे वो एक्टिव रहते हैं, जिस पीएच पे वो काम करते हैं, वो बदलता रहता है। एक ही कोशा में पीएच समय समय पर बदलता रहता है, यानी कि जैसे उसके फंक्शन में बदलाव आते हैं वैसे वैसे उसके पीएच में भी डिफरेंसेस आते जाते हैं। ठीक, और पीएच के अध्ययन करने की जो विधि से भी हम पीएच विभिन्न परिणाम देता है। ठीक, क्या देता है? विभिन्न परिणाम देता है। तो जो पीएच होता है वो 5.2 से ले करके 8.5 से तक पाया जाता है, परंतु सामान्य में हम कोसा के पीएच को क्या मानते हैं? 7 मानते हैं। तो जो 7 मानते हैं उसके नीचे जब पाया जाता है तो ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक, और जब उसके ऊपर पाया जाता है तो बेसिक इन नेचर हो जाता है। ठीक, जीवद्रव्य के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। अब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जानेंगे। तो जीवद्रव्य जो होता है उसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है आपका कोशाद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है केंद्रक। पहले हम जो है कि किसके द्वारा समझ लेते हैं? फिगर के माध्यम से, क्योंकि फिगर से जो बायोलॉजी होता है सब्जेक्ट, उसको पढ़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक, जैसे कि इस
फिगर में आप देख रहे हैं ये एक पादप कोशा है। ठीक, क्या है? ये है पूरा एक पादप कोशा। इसमें हम किसको पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, जिसमें हम जीवद्रव्य के बारे में पढ़ रहे थे कि जीवद्रव्य जो होता है, ठीक, जीवद्रव्य जो होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको दो भागों में हम डिवाइड करते थे। पहला था आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा था न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक, अब इसमें हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ क्या पाया जा रहा है। तो ये वाला एरिया ये आपका होता है पूरा जीवद्रव्य। इसमें आपके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं माइन्यूट जो चीज़ें हैं, बूंदे बूंदे पाई जा रही हैं या डॉट डॉट पाए जा रहे हैं, वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होते हैं। ठीक, तो वो पूरा आपका साइटोप्लाज्म होता है जिसमें डिफरेंट प्रकार के आपके सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये गोल्गी ऑपरेटस है, ये गोल्गी ऑपरेटस है आपका। ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, ये भी आपका गोल्गी बॉडी है। ठीक, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं जिसमें आपका होता है स्मूथ एंड रफ। रफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसपे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से हम उसको कहते हैं स्मूथ यानी कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है उसी पे वही राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है राइबोसोम्स। ठीक, और इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, तो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी हमारे इस पादप सेल में यानी कि पादप कोशिका में पाए जा रहे हैं। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका न्यूक्लियस वाला पोर्शन है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस वाला। हमने प्रोटोप्लाज्म के जब बारे में बात करी, इसको हमने उसको जब डिवाइड किया तो हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के पे डिवाइड किया। तो ये आपका साइटोप्लाज्मिक एरिया हो गया जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे थे, और ये आपका हो गया न्यूक्लियस वाला एरिया जो कि सेंटर में होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कि क्या पाए जा रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसी मेम्ब्रेन पे आपके पोर पाए जा रहेंगे जिसको कहेंगे न्यूक्लियर पोर। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मैट्रिक्स पाया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। हेट्रोक्रोमेटिन भी पाया जा रहा है। ये वाला एरिया आपका हेट्रोक्रोमेटिन है। न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। ठीक, और यूक्रोमेटिन पाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो हमने डायग्राम के हिसाब से समझ लिया है। ठीक, अब हम इसमें डिफरेंट और चीज़ें पाई जा रही हैं। ऑयल ड्रॉपलेट पाए जा रहे हैं। ठीक, माइक्रोट्यूबुल्स पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा पाए जा रहे हैं, जिससे जो सेल होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहते हैं। वैक्यूल पाया जा रहा है, मिडिल लैमेला हो गया, स्पेरोसोम हो गया, सेल वॉल हो गई, टोनोप्लास्ट हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो कोशा द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। क्या किए रहता है? केंद्रक को चारों ओर से। किसको घेरे रहता है? केंद्रक को चारों ओर से घेरा रहता है। और अधिकतर पौधों में कोशा की एक और भित्ति पाई जाती है पौधों में। ठीक, कोशा की एक निर्जीव भित्ति पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशा भित्ति। जिसे क्या कहते हैं? कोशा भित्ति कहते हैं, यानी कि सेल वॉल।
ये किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में ही ये पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो कोशा भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है वो सजीव होती है कि निर्जीव होती है, तो आप इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। ये एक निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग लेयर होती है, सेल वॉल होती है। ठीक, कोशा द्रव्य को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका प्लाज्मा लेमा, दूसरा है टोनोप्लास्ट, तो और तीसरा क्या होता है? प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट के बीच का जो एरिया होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक, तो कोशिकाओं में जो जीवद्रव्य कला होती है यानी कि प्लाज्मा लेमा होती है और टोनोप्लास्ट होता है। इसके अतिरिक्त अंतर जीवद्रव्य झिल्लियाँ भी होती हैं जो कोशिका को परिवृद्ध करती हैं यानी कि इनसर्कल करते हैं। इनसर्कल का मतलब कि घेरे रहते हैं। ठीक, अब उसमें ये कहाँ पे रहते हैं? ये डिफरेंट झिल्लियाँ क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब चीज़ें को जो इनसर्कल किए रहती है प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी, तो उसी को ये कह रहे हैं अंतरजीव द्रव्य झिल्लियाँ। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा लेमा के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डिफरेंट साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने अपने अनुसार डिफरेंट थियरी दी थी इसकी संरचना के बारे में। तो दो थियरी के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा मान्यता इन्हीं दोनों थियरी को प्राप्त हुई है। तो पहला है आपका डेविड रॉबर्टसन की थियरी जो है कि एकक कला यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन थियरी। ये इन्होंने दी थी 1959 में। ठीक, ये एक ऐसी विचारधारा है जो किस पे काम करती है? ये काम करती है एकक कला यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन पे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। ठीक, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो ये जो प्लाज्मा लेमा होता है ये कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी मोटी होती है? ये होती है 75 एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? 1/10 मिली माइक्रोन मीटर। ठीक, तो अर्थात यानी कि आप देख रहे हैं इसको हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस, इसके मध्य एक वशीय पदार्थ यानी कि फास्फोलिपिड की बनी। अब वो जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो अरेंज कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले हमने ये समझ लिया कि जो एकक कला मेम्ब्रेन यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन की जो थियरी है उन्होंने किसने दी? डेविड रॉबर्टसन ने दी। और कब दी इन्होंने? 1959 में दी। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा लेमा होती है वो कितनी मोटी है? थी 75 एंगस्ट्रॉन। ठीक, 75 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया आपका? 0.0000075 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब ये अरेंज कैसे होती है? क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो इसमें क्या होता है? जो 35 एंगस्ट्रॉन होता है वो किसका होता है? फॉस्फोलिपिड का। एक ऐसा लिपिड पाया जा रहा है जिसमें फॉस्फोरस भी अटैच है। तो जो लिपिड होता है वो कितना मोटा होता है? वो होता है 35 एंगस्ट्रॉम का, यानी कि ये बीच में होता है। फॉस्फोलिपिड किस में होता है? बीच में होता है। इसके किनारे किनारे पर यानी कि दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। ठीक, वसा के अणुओं से बनी इन दो परतों की। अब जो लिपिड की लेयर 35 एंगस्ट्रॉम पाई जा रही है वो एक ही लेयर में नहीं है, नहीं, वो दो लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक, मोटी होती है 35 एंगस्ट्रॉम लेकिन दो लेयर की होती है। इन दो परतों के दोनों ओर, कैसे? दोनों ओर प्रोटीन अणुओं की बनी मोटी एक एक परत होती है। चारों